हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका यूमैक्स के ट्यूशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमने अपने भौतिक विज्ञान के क्रैश कोर्स को चालू किया था। तो अभी हम इसको आगे चलाते हैं, चैप्टर चालू करते हैं। जैसा कि अपने चैप्टर में चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसा कि पहले से हम देखते हैं कि इसका जो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। तो ये आवेश, विद्युत आवेश एक्चुअली है क्या? क्या है विद्युत आवेश? इसको सबसे पहले हमको जिस व्यक्ति ने अवगत कराया वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार को हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अर्थात प्रत्येक चीज जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक जगह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का ही रूपांतरण हुआ है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जब एक बार, क्या है कि प्रत्येक जो अपनी फिजिक्स में या साइंस में कोई भी कंसेप्ट होता है वह किसी न किसी घटना से संबंधित होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ भी ऐसे ही कुछ घटना हुई थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन को वैज्ञानिक कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये अच्छे सिंगर थे, अच्छे फुटबॉलर थे। और इसके साथ साथ ही इन्होंने बहुत काफी ने कुछ किया था। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बार ये अच्छे, मतलब पतंग भी उड़ाया उड़ाया करते थे। फॉरेन कंट्री में पतंग उड़ाते हैं, इसी प्रकार हमारे अपने यहाँ पे इंडिया में भी पतंगबाजी होती है। एक बार अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग जब इन्होंने उड़ाया, पतंग क्या है, पन्नी, मतलब कह सकते हैं अपन, कागज की बनी हुई होती है, पॉलीथिन की बनी हुई होती है। तो ये जब पतंग का सीधा कांटेक्ट क्या होता है, उसकी जो डोर होती है, माजा जिसे हम कहते हैं, उससे कांटेक्ट होती है। लेकिन क्या है कि जब हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो कुदरत को वो पसंद नहीं होता है। तो मौसम खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जब बादलों के बीच में घर्षण होता है तो उनमें एनर्जी, जो एनर्जी होती है उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनको कुछ अजीब सा लगता है। जैसे ही बिजली चमकती है, लाइटिंग होती है बादल में, मतलब आप आसमान में लाइटिंग होती है, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वे देखते हैं यार क्या है, मतलब उनको इलेक्ट्रिक शॉक प्रतीत होता है। पहले इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में कोई जानते तो थे नहीं कि ये इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है। तो उनको कुछ अजीब सा लगता है। तो इसके बारे में फिर वो देखते हैं कि ये आखिरकार जो ये ऊर्जा है, जो शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक इनको लग रहा है पतंग के कारण। जैसे ही ये पतंग है, इसकी ये डोर है जो इनके हाथ से बंधी हुई है, तो इनको जैसे कि शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद ये कहते हैं इसका कारण क्या है, कारण देखने जाते हैं। तो चलते हैं, वो अपने कोट वोट पहनते हैं, अपने लैब में उतरते हैं। और जैसे ही वो लैब में जाते हैं, उन्होंने देखा, इसके लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। उन्होंने सेटअप में एक अपना दृढ़ आधार लिया। उन्होंने अपना एक दृढ़ आधार बनाया, जिस पर तो इस प्रकार से रॉड ली। उन्होंने ये जो रॉड ली, उनको एक ही पदार्थ का लिया। मतलब इन्होंने जो पहली रॉड ली अपनी, ये किसकी ली, कांच की। और दूसरी भी क्या, कांच की रॉड ली। जब इन्होंने देखा कि जो
ये जो रॉड ली उन्होंने, इनको पहले बिजली की फर यानी खाल उसके बाल से रगड़ा, या फिर आप देख, इसके अलावा ये उन्होंने बिल्ली की खाल से समझ लो, या फिर कोई रेशमी कपड़ा होता है उससे रगड़ लिया, मतलब घर्षण किया। क्योंकि जो उन्होंने वो जो घटना उनके साथ हुई थी, उनका वो आधार क्या समझ रहे थे कि घर्षण है। तो घर्षण करने के लिए उन्होंने अपनी रॉड को भी कागज से, मतलब कागज से या फिर कोई कपड़े से रगड़ लिया। जब इन्होंने इस रॉड को रगड़ने के पश्चात जब पहली रॉड के पास से दूसरी रॉड को लेकर आते हैं, तो इनको ऐसा लगता है इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी रिपल्सन हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार जब दोनों के पास रिपल्सन हो रहा है, तो इनमें दोनों को क्या है, प्लस आवेश। इनमें क्या है, दोनों में ही प्लस आवेश है, इसके कारण क्या हो रहा है, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। जैसे जब ये इस वाली रॉड को इसके पास लाते हैं, तो ये दोनों वाली रॉड आपस में क्या करती हैं, प्रतिकर्षण। फिर इसी घटना को इन्होंने दोबारा दूसरी प्रकार से सेटअप किया। इसी प्रकार जब इस घटना को इसने ऐसे इन्होंने दूसरा आधार बनाया, सेटअप तैयार किया, उन्होंने दूसरा स्टैंड लिया, एक दृढ़ आधार लिया, और जो इन्होंने अब एक जो पहली रॉड ली थी, वह तो किसकी ली, कांच की। पहली रॉड तो कांच की ली, लेकिन दूसरी वाली जो रॉड थी, इन्होंने किसकी ली, एबोनाइट की। इसके लिए भाई साहब, ये तो कांच वाली और ये एबोनाइट वाली। अब जब इसने देखा कि जब ये कांच, इन्होंने दूसरे स्टैंड के लिए एक कांच की रॉड ली, उसको कपड़े से रगड़ा, और एक एबोनाइट की छड़ ली, उसको कांच मतलब कपड़े से रगड़ा। तो जब उन्होंने देखा कि एबोनाइट वाली छड़ को कांच वाली छड़ के पास लाया जाता है, तो पहले वाली घटना के विपरीत रिपल्सन होने की बजाय इनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इन्होंने सोचा यार इनमें दो घटना हो रही हैं। तो जब पहले वाले पर धनात्मक आवेश है, पहले वाले पर क्या है, धनात्मक आवेश है, तो इस पर क्या है, ऋणात्मक आवेश होगा। तो जब मतलब समान आवेश है जब, तो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। और जब विपरीत आवेश है, क्या जब क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक है। जब मतलब जो एबोनाइट वाली छड़ है, जब इसको कांच वाली छड़ के पास लेकर आता है, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इस आधार पर इन्होंने, इन महाशय ने इनका दो प्रकार के आवेशों को देखा। उन्होंने बोला कि यार ये जो आवेश हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो उसके बाद अपन देख सकते हैं, वैसे तो इसका इन्होंने एक अपना अलग सिद्धांत भी बताया, जिसको हम आवेश का आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिकरण सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम क्या है, इसके पास आवेश की परिभाषा लिखते हैं। आवेश की आवेश की परिभाषा लिखते हैं।
आवेश। आवेश को लिखेंगे हम, आवेश किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म होता है होता है जिसके कारण विद्युत जिसके कारण उसमें जिसके कारण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुम्बकीय विकर्ण उत्पन्न हो जाती हैं। अतः हम आवेश की परिभाषा को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म होता है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकर्ण का उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ साथ ही हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत, इसके साथ इंपॉर्टेंट बात बता सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का स्रोत, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, तीसरा विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्रोत। क्या क्या होता है देखो, तो अपना विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है, स्थिर आवेश। यानी कि अपना जो विद्युत क्षेत्र होता है किसके कारण उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण। और वहीं चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, गतिशील आवेश के कारण। और अपनी ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्रोत क्या होता है, ये किस कारण उत्पन्न होती है, ये होती है त्वरित आवेश के कारण। किसके कारण होती है, त्वरित आवेश के कारण। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि वो क्या होगा, आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म क्या क्या होता है, आवेश के गुणधर्म काफी होते हैं, 7 से 8 गुणधर्म इसके होते हैं जिनको हम अभी देखने वाले हैं। इसका सबसे पहला गुणधर्म क्या होता है, इसका सबसे पहला गुणधर्म होता है इसका इसका सबसे पहला गुणधर्म है अपना इसका सबसे पहला गुणधर्म है आवेश एक अदिश राशि होती है।
ठीक है। इसका पहला गुणधर्म क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है। दूसरा इसका गुणधर्म होता है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। तीसरा गुणधर्म है आवेश की निश्चलता। क्या, आवेश की निश्चलता। चौथा गुणधर्म होता है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटमीकरण। ठीक है। पांचवा इसका गुणधर्म होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। और इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन देखते हैं आवेश का या छठा इसका गुणधर्म के रूप में हम शामिल क्या करते हैं, आवेश का मात्रक। इसके बारे में, इसके मात्रकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला मात्रक क्या होता है, यानी ईएसयू वाला जो ईएसयू कूलम वगैरह, इसके बारे में हम इसके बारे में देखेंगे लास्ट में। और छठा सातवां इसका जो अपन देख सकते हैं, आवेशों की मध्य प्रकृति देख सकते हैं। आवेशों की प्रकृति कौन कौन सी होती है, इसके बारे में देख सकते हैं। अब इनको हम रैंडमली देखेंगे एक एक करके। तो पहले क्या है, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं, क्यों, आवेश एक आदिश राशि होती है तो सीधा सीधा है। दूसरा, अब हम पहले देखते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं इसको। दूसरे वाले को समझते हैं कि आवेश की योज्यता। आखिरकार ये इससे क्या फंडा है इसका। ठीक है, आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता हमने देखा कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। जैसे कि अपने जो अपनी क्या है, गैलेक्सी है, उसमें अनेक प्रकार के पिंड हैं। उसी प्रकार आपने देखा कि एक निकाय है, विलगित निकाय, जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, जैसे कि ये रहा, ये रहा, ये रहा। हमने देखा कि ये वाला, ये प्लस क्यू आवेश, ये प्लस टू क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये माइनस टू क्यू आवेश, ये प्लस थ्री क्यू आवेश, प्लस क्यू, प्लस फोर क्यू, माइनस थ्री क्यू, प्लस टू क्यू। ऐसे हमने मान लिया कि ये आवेशों का निकाय है और विलगित निकाय है। ठीक है। तो अब कहेंगे भाई, इस जो पूरा निकाय है अपना, ये पूरा निकाय है, इसमें कुल आवेश कितना है। तो आवेश, तो इस आवेश की योज्यता से हम इसको अपने नाम दिया आवेश की योज्यता। ठीक है। तो आवेश की योज्यता का स्टेटमेंट क्या निकल के आता है कि किसी निकाय में उपस्थित आवेश का मान, किसी निकाय में आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो इसका ये स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, हो सकता क्या है, होगा डेफिनेटली। तो इस निकाय में अपन पूरा आवेश देखेंगे, क्या आवेश है, देखो प्लस वाले, देखो पहले प्लस वाले कितने, प्लस वाले प्लस क्यू आवेश, एक क्यू, प्लस टू क्यू, प्लस टू क्यू, ये फिर इसके बाद में प्लस थ्री क्यू, प्लस क्यू, प्लस फोर क्यू। कितना हो गया, एक, तीन,
3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, कितने हो गए? प्लस 13 क्यू। वहीं माइनस वाले कितने? माइनस क्यू प्लस -3 क्यू माइनस प्लस -2 क्यू, और यही है बस। ये कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। तो अब निकाय का हम पूरा आवेश देखेंगे तो कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश, कुल आवेश क्या होगा? +13 क्यू माइनस 6 क्यू। तो इसका जो परिणामी मान होगा वो क्या होगा? 13 क्यू प्लस के 13 क्यू है और -6 क्यू है, तो इसको माइनस +13 क्यू में से 6 क्यू घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? +7 क्यू। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हुआ? 7 क्यू +7 क्यू। अर्थात इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी निकाय का, विलगित निकाय का जो निकाय है अपना, उसमें उसका कुल आवेश उसमें उपस्थित अन्य आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो अपना ये हो क्या है? सेकंड वाला गुणधर्म है इसका। इसको आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म पर। क्या है? नेक्स्ट गुणधर्म पर चलते हैं इसके पे। अगला नेक्स्ट गुणधर्म अपना क्या था? आवेश की योज्यता आपने करा दी, अब है आवेश की निश्चितता। ठीक है। आवेश की, नेक्स्ट अपना गुणधर्म के बारे में समझेंगे। आवेश की निश्चितता क्या गुणधर्म है? क्या नाम है? आवेश की आवेश की आवेश की निश्चितता। ठीक है। अब ये आवेश की निश्चितता क्या है? आवेश की निश्चितता में जो आवेश का मान होता है वह उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको हम जैसे कि स्टेटमेंट के रूप में कहेंगे, किसी कण का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसको क्या कहते हैं? आवेश की निश्चितता। ठीक है। यानी कि चाहे किसी कण का जैसे कि आवेश है, यह अगर स्थिर अवस्था में है तो भी उसका आवेश उतना ही होगा, और यदि वह गतिशील है तो भी उसका आवेश उतना ही होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? आवेश की निश्चितता। तो हम कैसे लिख सकते? इसको लिख लेते हैं एक बार। किसी कण का उसके वेग की गति- किसी कण का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात कण की प्रत्येक अवस्था में आवेश का मान क्या होता है? समान समान होता है। ठीक है। अगला अपना जो अगला अपना गुणधर्म क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, not only for RBSc board but also competitive exams.
ठीक है। इससे नीट जेई जैसे कंप्यूटर एग्जाम में भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वैसे होने को तो ये बहुत काफी सरल टॉपिक है, लेकिन इससे भी बहुत ही जटिल प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अपना ये क्या टॉपिक है? आवेश का, सॉरी, क्या टॉपिक है? आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, वी कैन से दैट क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या कह सकते हैं अपन इसको? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश, सॉरी, क्या क्या ब्लर हो रहा है। आवेश का क्वांटमीकरण, इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी निकाय में या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या फिर उस इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, नेचुरल नंबर के बराबर होगा। वी कैन, मतलब अपन कह सकते हैं कि आवेश का जो क्वांटिमीकरण है उस पर जो मतलब डेड डाई नहीं होगा, उस पर आवेश का मान या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे नहीं होगा, डेढ़ है, ढाई है। ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत के आधार इसके हम स्टेटमेंट लिखें। इस सिद्धांत के अनुसार अनुसार किसी पिंड पर आवेश का मान या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या फिर या फिर या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गणज, पूर्ण के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, जस्ट लाइक एज अपना ये पिंड है, वस्तु नंबर ये फर्स्ट वाली पिंड है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर प्लस, ठीक है, कि इस पर इसका मान क्या है? कह सकते हैं हम इसका, इस पर +1 आवेश है, +2 क्यू आवेश है, +3 क्यू आवेश है,
लेकिन अपन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस पर 3/4 आवेश है, 1.5 आवेश, 1.5 क्यू आवेश है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि क्या किसी आवेश पर 6.25 इन 10 रेज टू द पावर प्लस 18 ये आवेश हो सकता है? बताओ सोच कर के किसी वस्तु पर 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस 18 आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसा कि मैंने बोला कि किसी आवेश पर मतलब किसी किसी वस्तु पर आवेश का मान क्या है, पूर्ण गुणा जो होगा। आप सोच रहे हैं कि इसमें 6.25, भाई जब हम 6.25 को 10 रेज टू दी पावर मतलब 10 की घात 18 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 6 2 5 के बाद 16 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये तो पूर्ण संख्या तो बन गया ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर प्लस 18 आवेश हो सकता है, यानी कि 1.5 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सन 1964 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे गैलमान। उन्होंने क्या है कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं, उनके खोज एक खोज के बाद दूसरी खोज करते रहते हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1964 में, गैलमान नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसे पदार्थ पार्टिकल्स को ढूंढ निकाला जिन पर आवेश का मान पूर्ण होने के बजाय 1.5 भी होता है। उन्होंने इन आवेश के क्या कहा, उन्होंने इन पार्टिकलों को कहा क्वार्क पार्टिकल। क्या कहा? क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये पार्टिकल कौन कौन से हैं, यू सी डी एस टी पी, UCDSTB। इनमें से कुछ जो पार्टिकल होते हैं उनका मान तो क्या होता है, उनका मान होता है +2/3Q, और कुछ होते हैं उनका मान क्या होता है -1/3Q। उन्होंने बताया कि ये संख्या में 6 होते हैं, और मानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लॉन्स की रचना इन क्वार्क कणों से मिलकर ही होती है। जहां प्रोटॉन जो होता है अपना, उसकी रचना 2 यू क्वार्क और 1 डी क्वार्क से मिलकर हुई है, तथा न्यूटन की रचना 2 डी क्वार्क और 1 यू क्वार्क से मिलकर बनी है। तो जो पी अपना प्रोटॉन होता है वो क्या है, यू यू डी, और अपना जो न्यूट्रॉन होता है फिर वो क्या है, डी डी क्यू। जो अपना यू क्वार्क होता है उसको क्या कह सकते हैं, अप क्वार्क, और डी क्वार्क होता है उसको क्या कह सकते हैं, डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क का मान होता है +2/3 होता है। तो जो अपन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि क्या है, जो प्रोटॉन की रचना क्या है, तो यू क्वार्क और 1 डी क्वार्क से हुई है। तो दो यू 2 यू क्वार्क का मान क्या होगा, 2/3Q प्लस 2 2/3Q, और 1 डी क्वार्क का मान क्या होगा, -1/3Q। तो इनका टोटल मान क्या होगा, 2/3 और 2/3 -1/3, तो प्लस Q हो जाएगा। मतलब ये ना जो ये ना Q, ये आवेश मतलब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश को गुणनफल में मान सकते हैं अपन। इसकी जगह पे Q की जगह पर E भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 और 1/3 है। ठीक है, ये हो गया। और जो न्यूट्रॉन इसमें 2 डी क्वार्क और 1 यू क्वार्क, 2 डी क्वार्क
ठीक है। इसमें 2d क्वार्क का मतलब -1/3q प्लस -1/3q प्लस 2/3q। तो ये क्या होगा, ये भी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 0। और अपन जानते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है +q, और न्यूट्रॉन क्या होता है अपना उदासीन। इस प्रकार से है ये, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट अब इसका टॉपिक है, अभी ना रुक जाना, रुक जा, अब रुक जा। अपना तीसरा क्वांटिक में तीसरा इसका जो गुणधर्म है वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, चलो अपना दूसरा तीसरा इसका गुणधर्म कौन सा, ये कौन सा वाला गुणधर्म है अपना, आवेश का संरक्षण। ठीक है, क्या है अपना टॉपिक, आवेश का संरक्षण। इंग्लिश में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जिस प्रकार से ऊर्जा होती है उसको ना हम ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका ह्रास कर सकते हैं, ना यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको ऊर्जा की तरह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश के संरक्षण की अपन दूसरी परिभाषा भी जो टू द पॉइंट परिभाषा लिखनी होती है, उस उसको हम टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या आवेश की जो संरक्षण की टू द पॉइंट परिभाषा क्या होगी कि किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में आवेश का मान नियत रहता है। अब नियत कैसे रखता है, आप कहोगे कि नियत कैसे रखता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। अपने दो पिंड लिए, एक पिंड ये रहा अपना और एक पिंड ये रहा अपना। अपन बोले कि इस पर +q मतलब ये q1 आवेश वाला है, इस पर q1 आवेश है और इस पर q2 आवेश। इसकी बाह्यतम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी भी बाह्यतम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब इन दोनों में घर्षण होता है तो घर्षण के कारण उत्पन्न ऊर्जा के कारण एक आवेश की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे आवेश की बाह्यतम कक्षा में चले जाते हैं। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो जब इसकी बाह्यतम मतलब Q1 आवेश की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन Q2 आवेश की बाह्यतम कक्षा में जाता है तो Q1 के लिए आवेश की कमी होती है, जिसके कारण
इस पर क्या आ जाता है, धनावेश, क्योंकि जब ऋणावेश की कमी होगी तो धनावेश होगा, और जब Q2 आवेश की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, धनावेशित। तो अपन लिख सकते हैं कि जो ये वाला है क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो हो जाएगा अपना धनावेशित, और ये क्या हो जाएगा अपना ऋणावेशित। लेकिन मैं अब अगर आपसे पूछूं कि इस पूरे निकाय में आवेश का मान क्या है, संरक्षित है, क्योंकि अगर अपन इसको एक परिवार माने, क्या है, अपन इसको अगर एक परिवार माने और इसको भाई नंबर 1 और इसको भाई 2 माने, तो और कहें कि इस पूरे परिवार के पास कितने रुपए हैं, तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, इनमें आपसी लेन देन ही तो हुआ है। भाई पहले भाई ने दूसरे भाई के लिए रुपए दिए, या फिर दूसरे भाई ने पहले भाई से रुपए लिए। अगर हम पूछें कि इस परिवार में, इस पूरी फैमिली के पास रुपए कितना है, तो वो भी अभी भी इतना ही है। ऐसा थोड़ी है कि भाई Q1 मतलब Q1 जो भाई था अपना, उसने Q2 के लिए दे दिए तो उस परिवार के रुपए किसी और के पास चले गए, ऐसा थोड़ी है। भाई जो टोटल रुपीज हैं, टोटल इनकी संपत्ति है, धन संपत्ति है, वो सब इनकी इन्हीं के पास है ना। तो बस इसी को कहेंगे आवेश का संरक्षण, यानी कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। अपने नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, आवेश का मात्रक। ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला अपना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी देखते हैं। एक और बस, आवेश का मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं ज्यादातर, और ये अपने इसका तुम इसको खम्भ मान सकते हो पूरे चैप्टर का। इससे अक्सर कर अपने जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं आवेश का एसआई मात्रक। पागल है का? पहला पॉइंट है आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलाम को। और सीजीएस में एसआई का सीजीएस में आवेश का मात्रक क्या होता है, सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम, ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म को क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, फ्रैंकलिन। क्या कह सकते हैं, फ्रैंकलिन। ये क्या है, मतलब अपन ने अब इसको अलग अलग लिखा, तो ऐसा क्यों लिखा, ये क्या है, ये आवेश का क्या है, स्तर वैद्युत नियतांक, सॉरी स्तर वैद्युत मात्रक। आवेश का स्तर वैद्युत मात्रक। और ये क्या है, ये क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हाँ ये तो। और ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। क्या है? स्मॉलेस्ट मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10 टेंस टू द पावर 9 ESU। ठीक है। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है? EMU। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है? EMU। EMU की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहें? एब कूलाम। इसको क्या कह सकते हैं? एब, इसको अपन एब कूलाम भी कह सकते हैं। और एक EMU बराबर क्या होता है? एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं? EMU अपॉन ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ सॉरी, ये एक EMU बराबर 3 × 10⁻⁹ नहीं होता है, 10 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? EMU अपॉन ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻10⁻⁻। ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? एक एब कूलाम क्या होता है? एक एब कूलाम किसके बराबर होता है? एक एब कूलाम 10 कूलाम के बराबर होता है। क्या होता है? ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कूलाम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एब कूलाम। ठीक है। और नेक्स्ट बेस्ट, इसमें लास्ट फैक्चुअल बात क्या है कि एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500। 96,500 कूलाम। ठीक है। अब ना अब इसमें क्या रखा है, क्या रहा है? इसके गुणधर्मों में क्या रहा है?
आवेश की प्रकृति, आवेश में मैं पहले बता चुका हूं आपको, आवेश की प्रकृति क्या होती है, देखो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।